फ्लिप हो रहा है मेरे उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। लाइव 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 वी आर लाइव नाउ। हाँ मुकुल, वी आर एक्चुअली लाइव। तो कुछ साथियों के जुड़ने का इंतजार करेंगे हम। किसी के उसमें अगर नंबर दिखा रहा है कोई कि कुछ साथी जुड़े हैं तो बता सकते हैं। मुझे तो स्क्रीन पे अभी ऐसा कुछ दिख नहीं। नहीं, अभी तो पता नहीं चल रहा है। अच्छा, कोई लैपटॉप में जुड़े तो साथी फेसबुक पेज खोल के हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो कितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं? अभी 5 मिनट हम रुक सकते हैं ऐसे कुछ साथियों के जुड़ने के लिए, 2 मिनट तब तक। लाइव है ना? हाँ हाँ हम लोग लाइव है। जी जी जी। तो 5 लोग जुड़े हैं, 5। अच्छा, तो मेरे ख्याल से समय भी हो चला है, तो अपनी बातें हम शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो उम्मीद है हमारी आवाज और वीडियो सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा। लोग जुड़ते हैं। मेरी आवाज आ रही होगी शायद। आवाज साफ है ना? हाँ सुमेश जी। जी ओके। तो सभी साथियों का स्वागत है विधुष बैटन के इस पेज फेसबुक लाइव पर। हम आरंभ से 6 साथी आप लोगों के साथ जुड़ने का हमें मौका मिला है, तो विधुष बैटन को बहुत बहुत धन्यवाद इस सभी का, इस कार्यक्रम का। आरंभ के कुछ साथी पहले भी इस पेज से जुड़े हुए हैं, तो और आरंभ का एक सरासरी इंट्रोडक्शन एक फौरी तौर पर हम शायद हम इस पेज के कुछ साथी जानते होंगे। फिर भी हम लोग एक युवाओं का समूह है। पिथौरागढ़ में हमने जो काम करना शुरू किया था, अभी बहुत सारे साथी अलग अलग जगहों पर हैं। तो मैं आपकी स्क्रीन में जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहां से शुरू करना चाहूंगा अपने साथियों को इंट्रोड्यूस करना। दीपक कापड़ी हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। दीपक अभी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ से एमएससी कर रहे हैं। साथ में बगल में आप पर देख सकते हैं ऊपरी पंक्ति में बीच में हमारे साथी विपुल उपाध्याय हैं। तो विपुल अभी आईआईटी दिल्ली से फिजिक्स में पीएचडी कर रहे हैं, और आईआईटी मद्रास से उन्होंने अपना मास्टर्स किया था। और इस सब टॉप राइट कॉर्नर में आपको साथी मुकेश दिख रहे हैं। मुकेश अभी नैनीताल से कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से एनवायरमेंटल साइंस पे एमएससी कर रहे हैं। बॉटम लेफ्ट में आपको साथी मुकुल दिख रहे हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु से अभी एमए कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बॉटम में बीच में मैं दिख रहा हूँ सोमेश। तो मैं अभी डीडीसी तलवाड़ी में राजनीति विज्ञान का अध्यापन कार्य कर रहा हूँ कुछ समय से। साथ ही राकेश बगल में है। राकेश अभी राजनीति विज्ञान से अपना मास्टर्स कर रहे हैं। इससे पहले विज्ञान के छात्र रहे हैं राकेश जी। और हम सभी आरंभ के तौर पर केवल किताबों से दोस्ती के रूप में एक शुरुआत हुई हमारी, मिले जुले, लेकिन साथ में सामाजिक सरोकार जितने थे सभी एक तरह से कुछ न कुछ रूप से छूते रहे हैं। कुछ न कुछ रूप से हमें हमारी जो आधी अधूरी समझ थी उसको हमने मैच्योर करने की कोशिश की है। तो हम सभी अभी उस कोशिश में ही लगे हुए हैं, अलग अलग अपने अपने तौर पे। तो आज का ये कार्यक्रम जो है त्रिविमर्श पर जो विधुष बेटन की ओर से आयोजित करवाया गया है, तो ये भी हमारी कोशिश का ही एक हिस्सा है। हम इसे एक अलग से कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखते हैं। विधुष बेटन जो आप साथी लोग शायद जुड़े हैं और जानते होंगे कि विधुष बेटन एक जो युवा हमारी तरह ही या हमसे बड़े छोटे जो भी जिसको हम युवा समझ सकते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। विधुष बेटन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि युवाओं को अक्सर जो ऊर्जा है, बहुत ज्यादा बिखरी हुई जो ऊर्जा है, उसको समेटना, उसको एक सही दिशा
देना, ऐसा नहीं कि दिशा अपनी ओर से अपनी मतलब कोई धक्का देना, बस उसे जहां वो जाना चाहते हैं उसके लिए एक छोटा सा मंच तैयार करना और एक हल्का सा मार्ग निर्देशन देने का जो काम कर रहा है विधुष-बेटन, वो मतलब मेरे ख्याल से सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा जो काम है उसकी दिशा में भी, और शायद जो बाकी सारे युवा हैं हमारे समाज के किसी भी कोने में हो, देश के, समाज के, उनके लिए भी शायद सबसे महत्वपूर्ण है। विधुष-बेटन का जो काम है उसमें जो एक दिखता है कि जो उनका जो एम्फेसिस रहता है ये रहता है इक्वालिटी, समानता के विषय पर। युवा इनके सब्जेक्ट का केंद्र है और समानता असमानता या समानता जो कहें हम उसको, उसका उनका केंद्रीय विषय है। समानता असमानता कोई एक शब्द में समझने वाली चीज नहीं है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। तो हम जैसे जेंडर इश्यूज में पढ़ते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी की बात करते हैं कि अलग अलग वर्ग के, अलग अलग समाज के हिस्सों में जो पुरुष, महिलाएं या व्यक्ति रह रहे हैं, उनके अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर हर दिक्कत, हर जो मुसीबत है एक तरह से, या हर जो समस्या है, उसके जड़ में ये अवश्य आपको देखने को मिलेगा कि किसी चीज की कहीं ना कहीं असमानता रही है, कुछ न कुछ दिक्कतें रही हैं, या समानता की ओर लाने की लड़ाई अभी जारी है। तो विधुष-बेटन के इस कार्य को हम आरंभ की ओर से सलाम करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में स्त्री विमर्श जो है, इस पर पुरुष जो हमारे साथी हैं, तो पुरुष जो कवि हैं, पुरुष जो लेखक हैं, उनकी रचनाओं का पाठ किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बसंत की आहट के नाम से ये कार्यक्रम है, जो इसकी 5वीं कड़ी में हम लोग आपसे जुड़ पाए हैं। तो ये बसंत की आहट का जो कार्यक्रम है, इसमें बेसिकली यही है कि पुरुष साथी, जो पुरुष लेखक रचनाकार हैं, उनकी कविताएं हम पढ़ पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले साथी मुकुल से अनुरोध करूंगा कि ये जो आपको क्या लगता है कि ये जो पुरुष साथी, पुरुष रचनाकारों की रचनाएं ली गई हैं, या फिर हमारे बीच एक छोटा सा डिस्कशन भी था, तो मतलब क्यों ऐसा, क्या हिसाब किताब रहा है इसका कि पुरुष, क्या क्या जरूरत है इसको जानने की? तो साथी मुकुल अपनी बात भी रखेंगे और अपनी रचना जो कविता है उसको भी। धन्यवाद साथी सोमेश। तो जो बात और जो हम लेकर आए हैं उसमें मेरे ख्याल से बेहद जरूरी और बेहद सामयिक बात है कि हम महिला मुद्दों की जब बात कर रहे हैं तो पुरुष उसको कितना बेहतर समझे हैं और महिलाएं उसको किस रूप में समझी हैं, तो इसको भी दोनों तरफ से देखना जरूरी हो जाता है। और मैं शुरुआत ही यहाँ पर कविता से ही करके की गई कविता है, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि एक पुरुष के नजरिए से हमारी पत्नियां नाम से वो कविता है, और मैं उसका पाठ शुरू करता हूँ। विष्णु खरे जी की ये कविता है हमारी पत्नियां, और बड़ी सहज भाषा में लिखी हुई है, और देखते हैं कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। हमारी पत्नियां। औरतों पर मर्दों के जुल्म के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। पत्नियों पर साथी मुकुल, आपकी आवाज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, तो एक बार दोबारा से आप शुरू करने की कोशिश करें। मतलब जो कविता है हमारी पत्नियां। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो? ना मुकुल, अच्छा साथी मुकुल, आप थोड़ी देर वो रुक जाइए, वरना हम दूसरे साथी मुकेश हमारे साथ हैं, आप तब तक नेटवर्क का कोशिश कीजिएगा। साथी मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से, अभी एनवायरमेंटल साइंस में एमएससी करें। तो साथी मुकेश से मैं शुरू करना चाहूंगा। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जो कविता मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ, ये कविता वीरेंद्र भाटिया जी द्वारा लिखी गई है। इसका जो शीर्षक है वो युद्ध लड़ रही हैं लड़कियां करके है। असल में जो ये कविता है, ये एक पूरे कालखंड को दर्शा रहा है कि समय चाहे जो भी रहा हो, स्त्रियों के जन्म से लेके उनके मृत्यु तक वो हमेशा एक लड़ाइयाँ लड़ती हुई आई हैं, संघर्ष करती हुई आई हैं। और लड़ाइयाँ भी वो जो जबरन उन पर थोपी गई हो, चाहे वो समाज के द्वारा हो या सीधा-सीधा कहें तो पितृसत्तात्मक जो समाज है, उसके द्वारा जो थोपी गई लड़ाइयाँ हैं, वो मजबूरन स्त्रियों ने लड़ी हैं। तो कविता से शुरू करते हैं।
कविता का शीर्षक फिर दोहरा रहा हूँ, युद्ध लड़ रही हैं लड़कियां। कोख में आने से जन्म लेने तक, जन्मने से मर जाने तक युद्ध लड़ रही हैं लड़कियां। हालांकि वे नहीं लड़ना चाहती कोई युद्ध, उन्हें नहीं जीतने गढ़, वे नहीं लड़ना चाहती कोई कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हैं कि थोप दिए गए हैं उन पर, लाद दिए गए हैं। वे बिना गांडीव, बिना रथ, बिना कवच, बिना सारथी कुरुक्षेत्र में है हर समय। बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी लोभ वे युद्ध क्षेत्र में हैं, कि सांसें ले सकें 2 पल, देख सकें आकाश, जी सकें, कि कोई जीने दे उन्हें जीने जैसा। वे निरंतर लड़ रही हैं थोपे हुए युद्ध। रहा होगा ये नियम, रहा होगा ये नियम किन्हीं समयों में कि निषिद्ध है रात में युद्ध लड़ना। रहा होगा ये नियम किसी समय कि निषिद्ध है रात में युद्ध लड़ना। लड़कियों के लिए मगर हर समय युद्ध है, हर काल युद्ध है, हर पल युद्ध है, हर पहर युद्ध है। दिन युद्ध है और रात बड़ा युद्ध है। बड़े खतरे आसन्न हैं रात की चुप्पी में, युद्ध लड़ रही हैं लड़कियां। बिना गीता के, बिना कृष्ण के, और द्वंद्व हैं कि पस्त किए जाते हैं उन्हें। युद्धों के द्वंद्व से बड़े हैं स्त्री के द्वंद्व, अर्जुन से बड़े हैं द्रौपदियों के द्वंद्व। वे पुकारती हैं कान्हा को कि स्त्रियों के संदर्भ में भी कोई तो गीता कही होती, कि स्त्रियों के संदर्भ में भी कोई तो गीता कही होती। द्रौपदी को ही सुनाते कोई गीता ज्ञान, कि युद्ध लड़ो द्रौपदी, पहचानो स्वजन्य परिजन और दुर्जन, तुम देह नहीं हो द्रौपदी। हद है ना कहना, हद है ना कहना कि जिस मुल्क में पग पग बैठे हैं व्याख्याता, यह बताते हुए कि मनुष्य देह नहीं है आत्मा है, उस मुल्क में मति पर देह का लावण्य हावी है और सांसों से सानिध्य रिस रही है। हद है ना कहना कि गीत वाले तुम्हारे इस मुल्क में लड़की को देह बचाने के लिए युद्ध लड़ने पड़ते हैं। तो साथियों, ये कविता ये असल में एक पूरे समय को दर्शाती है कि चाहे पहले का समय हो या आज का समय हो, तब भी स्त्रियां लड़ रही थी, आज भी स्त्रियां लड़ रही है। और ऐसे युद्धों को जो शायद वो कभी चाहती नहीं है, वो हमेशा उन पर थोपे गए हैं समाज के द्वारा, या वो परिवार में भी लड़ती हुई आई हैं, यहाँ तक कि जन्म लेने के लिए भी आज उन्हें लड़ना पड़ रहा है। तो इसी श्रृंखला में मैं आगे विपुल को बुलाऊंगा। साथी विपुल। विपुल साथी विपुल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ विपुल, अब ठीक है। विपुल ठीक है। हाँ, तो मैं मुकेश का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुकेश ने इतनी बेहतरीन कविता से इस कार्यक्रम का आरंभ किया। और मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, मतलब वो महेश पुनेठा जी द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है कन्या पूजन। महेश पुनेठा जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, तो हम उनको महेश अंकल के रूप में ज्यादा जानते हैं। तो मैं ये शुरू करूंगा। ये उनकी हर कविता की तरह ये भी बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है, और ये छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक समाज की विडंबना भी है कहीं ना कहीं, और एक तरीके से वो खुशी में दुख का भी जो परिचय वो देते हैं अपनी कविताओं में, वो भी है। तो मैं शुरू करूंगा। तो कविता का नाम है कन्या पूजन। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने के बाद से घर का माहौल ही बदला बदला है। सास ससुर के व्यवहार में आ गई है थोड़ी नरमी, पति के मन में अतिरिक्त प्रेम। परसुआ भी खुश है अब के औजारों से बच जाएगी उसकी कोख। तो ये जो पहला स्टैंजा है, ये जो ये पहला स्टैंजा है, ये आप समझ रहे होंगे कि ये किस और इशारा कर रहा है, कि क्यों अल्ट्रासाउंड की ऐसी भले क्या रिपोर्ट आ गई होगी कि इतनी खुशी आ गई है। तो और भी कारण है उसकी खुशी के। आज राम नवमी है, नव दुर्गा के व्रतों का समापन है। कन्या पूजन है आज घर में, धोए जाएंगे 9 कन्याओं के चरण, पिया जाएगा चरणामृत।
चढ़ाए जाएंगे फूल, उतारी जाएगी आरती। तो ये जो कन्या पूजन का त्योहार, जो कि कम से कम पहाड़ में तो काफी, मतलब नवरात्रि के एंड में जो छोटी लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको एकत्रित किया जाता है, उनको पूजा जाता है लास्ट दिन। उसके बारे में ये वो है कि इसलिए भी वो खुश है। तो जो माँ है, जिसका मतलब अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट जिसके पेट के थ्रू आया होगा, वो दो तरीके से खुश है। एक तो ये खुश है वो कि वो सही रिपोर्ट आ गई है, जो सामाजिक रूप से सही रिपोर्ट है, और दूसरा ये है कि आज रामनवमी के कारण वो जो खुशी है, क्योंकि आज उनके वहां ये त्योहार भी मनाया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि चढ़ाए जाएंगे फूल, उतारी जाएगी आरती, खिलाए जाएंगे स्वादिष्ट व्यंजन, मोहल्ले भर में ढूंढी गई कन्याएं, मोहल्ले भर में कन्याएं ढूंढी गई, 11 से कम वर्ष की, 11 से कम की, बड़ी मुश्किल से गिनती पूरी हो पाई 9 की। कन्या पूजन चल रहा है इस समय। तो ये जो इतनी छोटी सी पोएम है और इसमें इतना जो गहन विचार है महेश अंकल का, वो काफी अच्छा लगा मुझे इसको पढ़ के। कि मतलब जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में खुशी है, आपको कन्या पूजन के लिए लड़कियां भी कम मिलती हैं और आपको उस रिपोर्ट की भी खुशी है, आप दोनों खुशियां एक साथ मना रहे हैं। तो ये काफी हाँ, मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार ये है कि मतलब देखिए, जो पहली जो दो कविताएं थी, मुझे तो ऐसा लगा कि जो हमारा एक फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की बातें होती थी, कि मतलब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आजादी, या फिर पैदा होने की, लाइफ, राइट टू लाइफ, मतलब जीवन जीने की जो आजादी है, उसके लिए भी अभी तक लड़ाई जारी है। देखिए, मतलब जो टबूज है, मतलब प्रिमिटिव जो पश्चिम में जो महिला स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू होता है, वो जो प्रिमिटिव जो फर्स्ट जो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं एक तरह से, मतलब बाहर के हो चुके हैं कि हाँ इतना तो मिल ही गया, लेकिन वो संघर्ष भी अभी तक समाज में जारी है। तो ये एक बहुत मतलब सोचने वाली बात है जो इन कविताओं के जरिए मेरे ख्याल से हम तक पहुंची है। मैं आगे की बात जोड़ने के लिए साथी मुकुल को यहाँ पे बुलाऊं। धन्यवाद साथी सोमेश। तो जो हमारी कविताओं का सिलसिला शुरू हुआ है, मुकेश जी ने हमें बताया कि किस तरीके से जो है लड़कियां, महिलाएं, औरतें लड़ रही हैं, और वहीं विपुल हमको बताते हैं कि महिलाएं जो हैं पैदा होने से पहले से लड़ रही हैं दरअसल। तो ये युद्ध जो है अनवरत चलने वाला और शायद जन्म से पहले से शुरू होने वाला ये युद्ध है। तो इसी में आगे जोड़ते हुए, और ये जो महिला है, ये जब युद्ध लड़ रही है तो उस बीच भी ये कितनी जो है पुरुषवादी समाज के लिए भयावह हो सकती है, भयभीत करने वाली उसे हो सकती है, उसकी उस संदर्भ में मैं जो है विष्णु खरे जी की ये कविता पढ़ना चाहूंगा। मेरी आवाज आशा करता हूं आप लोगों को साफ साफ सुनाई दे रही होगी। कविता का शीर्षक है हमारी पत्नियां। शुरू कर रहा हूं। औरतों पर मर्दों के जुल्म के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। पत्नियों पर पतियों की क्रूरताओं को भी सामान्य जन तथा विशेषज्ञों ने विभिन्न कोणों से देखा है। वे सच्चाइयां अपनी जगह होंगी, लेकिन यहां कुछ और ही संकेत अभीष्ट हैं। यदि हम सजग और संवेदनशील व्यक्ति हैं, और ऐसा मानने में झूठा संकोच कैसा कि हम हैं, तो हमने गौर किया होगा कि किस तरह हमारे लिए हमारी पत्नियों की जिंदगी सिर्फ उस दिन से शुरू होती है जब हमने उन्हें पहली बार देखा था। उससे पहले कि उनके जीवन के बारे में एक ही शंका हम अपने अंदेशे को छेड़छाड़ में छिपाते हुए लगभग आजीवन उनकी बनिस्बत अपने से करते हैं कि हमसे पहले कहीं कोई और तो नहीं था। अपनी पत्नियों से हम अपेक्षा नहीं करते कि उन्हें याद आए अपने अतीत की। पत्नियों और उनकी सहेलियों का कैशोर्य हमें सिर्फ उनकी कुछ संभावित स्त्रियोचित अंदरूनी बातें जानने के लिए ही दिलचस्प लगता है। उनमें भी एक सीमा के बाद हम झांकना नहीं चाहते। इसलिए जब हमारी पत्नियां लौटती लगती हैं अपने पुराने दिनों में, तो हम घबरा जाते हैं, उनकी स्मृतियों को काटने की कोशिश करते हैं। हम अपने अतीत से जो हमें ज्यादा दिलचस्प, संघर्षमय और अर्थवान लगता है, हम नहीं चाहते कि हमारी पत्नियों को याद आए उनके पिता की जय पराजय, उनकी मां का दमकता या कुम्हलाता हुआ चेहरा, उनके खिलदंडे या गुमसुम भाई, उनका पुराना घर, स्कूल, कॉलेज, रास्ते और पिकनिकें, और जो सौंदर्य और कुरूपताएं उन्होंने जानी। क्योंकि उनके पास इतनी सारी स्मृतियों का होना हमें एक लाचार कर देने वाले डर से भर देता है।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी संयोगवश काम से जल्दी घर लौटने के रास्ते में पारिवारिक होने की इच्छा से प्रेरित हम कुछ सौदा सुल्फ याद करते करते खरीदने को रुकते हैं और देखते हैं अपनी पत्नियों को आटे की चक्की पर या राशन की दुकान पर, बिजली के मिस्त्री या डबल रोटी वाले के सामने, अपने कई रूपों में और पहचानते हुए भी हम उनमें एक अजनबी औरत देखते हैं जिसके कंधे पर हमने हाथ रखा तो पलटकर वो एक लम्हे के लिए एक तटस्थ अपरिचित निगाह से या कुछ तमक कर हमें देखेगी और भले ही उसके बाद वो खुश हो, घर लौटकर हम यही कहेंगे कि देखता हूं इन लोगों से डील करना तुम्हें अभी तक नहीं आया। हमारी पत्नियां हमारी अनुपस्थिति में क्या क्या करती हैं, यह जानने से हम इसलिए नहीं कतराते कि वो हमारे लिए कितना शर्मनाक होगा, बल्कि इसलिए कि वो जान लेने के बाद हम जान जाएंगे कि हमारे और अपनों के लिए ही सब कुछ करने की प्रक्रिया में वे खुद मुख्तार शख्सियत होने लगती हैं। और ये ख्याल ही हमें असुविधा में डाल देता है। और सबसे भयावह तो है पत्नियों का कभी कभी अपने अकेले पर अपने से आपसे बात करना और उसके बीच एक आध बार हल्के से हंसना, उनका अचानक चुप हो जाना और घर के एक कोने में बैठकर अकेले धूप या बारिश या न कुछ को देखना भी हमें व्यग्र करता है। याद होगा कितनी ही बार हमें उनसे अधिक लाड़ करने का नाटक उनके ऐसे निजीपन को नष्ट करने के लिए भी करना पड़ा है। अपनी पत्नियों को बहुत सुरक्षा देना चाहते हैं हम, उन्हें जीवन का हर सुख देना चाहते हैं, अपने हर किए पर उनकी राय सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि वो उसकी तायीद करें या कम से कम अपनी राय न दे सके। हमें एक सांसत भरी राहत मिलती है उन्हें अत्यधिक सफल और महत्वाकांक्षी देखकर भी। ज्यादतियों के अनूठे नुस्खे आजमाते हैं हम अपनी पत्नियों पर, बचाना चाहते हैं अपनी पत्नियों को जमाने की बदशक्ली से और उनसे जिन्हें हम सही या गलत उनकी गलतियां या बेवकूफियां समझते हैं, ताकि वे उस तरह संपूर्ण और जटिल न बन सकें कि हर बार उन्हें उन्हीं की शर्तों पर समझाना पड़े। धन्यवाद। तो साथियों, ये कविता थी हमारी पत्नियां। तो इसमें देखा कि किस तरीके से जो है डर जो है, जब महिला खुद को पहचानने लगती है, महिला अपने स्व को जानने लगती है, तो किस तरीके से पुरुषवादी समाज और जो सबसे नजदीकी शायद एक महिला का पुरुष होता है, उसका पति, वो भीतर से किस प्रकार से डर से भर जाता है। इसके आगे मैं साथी दीपक को आमंत्रित करूंगा। साथी दीपक। धन्यवाद मुकुल। बहुत ही अच्छी मतलब तो जो आपने सुनाया बहुत ही अच्छा तरीका था, मुझे अच्छा लगा। तो जो इसी क्रम में आगे जो कविता मैं सुनाऊंगा वो है भागी हुई लड़कियां, आलोक धनवा जी की। ये एक तरीके से भागी हुई लड़कियां जिन्हें कहा जाता है, जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो तो है कि प्रेमी के साथ भागी होंगी, वो भी एक कारण है। और उसके साथ साथ जो जो आजाद औरतें हैं जो नौकरी के लिए अपने आजाद फैसले लेती हैं, उनके लिए भी उनके संघर्षों के लिए जो उनके सपने हैं उनके संघर्षों को वो बताती है कविता। मैं शुरू करता हूँ। एक घर की जंजीरें कितना ज्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब भी कोई लड़की घर से भागती थी? बारिश से घिरे हुए पत्थर के लैंप पोस्ट सिर्फ आंखों की बेचैनी दिखाने भर उनकी रोशनी, और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले। क्या तुम सोचते थे कि वे गाने सिर्फ अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए रचे गए थे, और वह खतरनाक अभिनय लैला के ध्वंस का जो मंच से अटूट उठता हुआ दर्शकों की निजी जिंदगियों में फैल जाता था? तो दूसरा पार्ट है इसका। तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वह खत जिसे भागने से पहले वह अपनी मेज पर रख गई? तुम तो छुपाओगे पूरे जमाने से उसका संवाद, चुराओगे उसका सीसा, उसका पारा, उसका आबनूस, उसकी 7 पालों वाली नाव। लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उम्र जो अभी काफी बची हो सकती है? उसके दुपट्टे के छुटपुटे में उसकी बची खुची चीजों को जला डालोगे, उसकी अनुपस्थिति को भी जला डालोगे जो गूंज रही है उसकी उपस्थिति में।
बहुत अधिक संतूर की तरह के इसमें। तीसरा पार्ट इसका, उसे मिटाओगे, क्या एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे उसके ही घर की हवा से? उसे वहां से भी मिटाओगे, उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर, वहां से भी? मैं जानता हूं कुलीनता की हीनता या कुलीनता की हिंसा, लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी पुरानी पवन चक्कियों की तरह। वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है, वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है, और वह न वह अंतिम लड़की होगी। अभी और भी लड़के होंगे और भी लड़कियां होंगी जो भागेंगे मार्च के महीने में, जैसे फूलों में गुम होती हुई, तारों में गुम होती हुई, तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई, खचाखच भरे जगमगर स्टेडियम में। चौथा क्या पार्ट है इसी क्रम में। अगर जी एक लड़की भागती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं कि कोई लड़का भी भागा होगा। ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है, तो मतलब बहुत गौर करने वाली है, बहुत ही शानदार। अगर एक लड़की भागती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिनके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। महज जन्म देना ही नहीं, महज जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उसकी संभावनाओं की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी, शुरू से अंत तक अपना अंत भी देखती हुई जाएगी। किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। इसी क्रम में पांचवा पार्ट। लड़की भागती है जैसे सफेद घोड़े पर सवार, लालच और जुए के आर पार, जर्जर धूलों से, जर्जर दुल्हों से कितनी धूल उठती है। तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से, कितना आतंकित होते हो जब स्त्री बेखौफ भटकती है, ढूंढती हुई अपना व्यक्तित्व एक ही साथ वेश्याओं और पत्नियों और प्रेमिकाओं में। अब तो वह अब तो वह कहीं भी हो सकती है, उन आगामी देशों में जहां प्रणय यानी कि प्रेम, जहां प्रणय एक काम होगा पूरा का पूरा। छठा पाठ। कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन, अपने रत जगे अपनी डायरी में, अपने रत जगे अपनी डायरी में। सचमुच की भागी लड़कियों से उनकी आबादी बहुत बड़ी है। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? क्या तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उसे उठा लाए अपनी हैसियत अपनी ताकत से? तुम उठा लाए एक ही बार में एक स्त्री की तमाम रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें। तुम नहीं रोए पृथ्वी पर एक बार भी किसी स्त्री के सीने से लगकर, सिर्फ आज की रात रुक जाओ। तुमसे नहीं कहा किसी स्त्री ने, सिर्फ आज की रात रुक जाओ। कितनी कितनी बार कहा कितनी स्त्रियों ने दुनिया भर में समुद्र के तमाम दरवाजों तक दौड़ती हुई आई हुई, सिर्फ आज की रात रुक जाओ। और दुनिया जब तक रहेगी सिर्फ आज की रात भी रहेगी। धन्यवाद। तो क्या बहुत ही बात। शानदार कविता, मतलब जो पूरा संघर्ष है उसके सपनों के लिए, मतलब और एक पूरा नया आयाम जो कवि देखता है इस कविता में, दिखता है कि सिर्फ प्रेमियों के साथ ही नहीं, उसके जो सपने हैं, उसके जो संघर्ष हैं, उसकी जो आजादी है, कितना व्यापक है। मतलब एक तरीके से जो स्त्री का पूरा संसार है, जो उसके संघर्ष है। तो ओवर टू यू सोमेश। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोनों कविताएं, साथ ही मुकुल की और साथ ही दीपक की। कि जो हम बांधना एक तरह से चाहते हैं, एक जो हमने कुछ लकीरें खींच दी हैं उससे बाहर भी कुछ है। मतलब स्त्री का मतलब यानी कि आप परिभाषित कर दो, एक खांचा बैठा दो, तो
मेरे ख्याल से दोनों कविताएं इस तरह से जब एक स्त्री, एक महिला अपने आप को असर्ट करने लगती है, अपनी स्वतंत्रता को रखती है समाज के सामने, तो वो समाज का जो दोगलापन या खोखलापन है वो मुझे थोड़ा बहुत इसके अंदर दिखाई दिया। कैफी आजमी साहब की जो नज्म है, बहुत ही पॉपुलर जो नज्म है, वो याद जैसी सी आई मुझे इसको देख के कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, उसमें शोले भी है अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी एक चीज है जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो मतलब मुझे ये इसका एक तरह से लगा कि पहले हम देख रहे हैं पहली कविताओं में कि महिला एक तरह से लड़ रही है बहुत ही प्रिमिटिव चीजों के लिए, अब हम देख रहे हैं कि महिला अपने आप को असर्ट कर रही है, तो समाज में किस तरह की एक तरह से बौखलाहट जो देखने को मिलती है। तो इस सिलसिले में मैं साथी राकेश को अब माइक देना चाहूंगा। साथी राकेश अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार। तो अभी साथी मुकुल और दीपक ने शानदार कविताओं का पाठ किया, तो इसी क्रम में मैं वीरेंद्र डंगवाल जी की कविता हम औरतें का पाठ करने वाला हूँ। तो कविता का शीर्षक है हम औरतें। रक्त से भरा तसला है रिश्ता हुआ घर के कोने अंतरों में, हम हैं सूजे हुए पपोटे प्यार किए जाने की अभिलाषा, सब्जी काटते हुए भी पार्क में अपने बच्चों पर निगाह रखती हुई प्रेतात्माएं, हम नींद में भी दरवाजे पर लगा हुआ कान है, दरवाजा खोलते ही अपने उड़े उड़े बालों और फीकी शक्ल पर पैदा होने वाला बेधक अपमान है, वंचित स्वप्नों की चरागाह में तो चौकोड़ियां मार लेने दो हमें कमबख्तों। तो ये वीरेंद्र डंगवाल जी की छोटी सी कविता थी। तो ये कविता अपने आप में बहुत कुछ कह रही है और यही बता रही है कि एक घरेलू महिला जो घर के कामकाज देखती है, बच्चों को देखती है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं और उसका जो पूरा स्पेस है वो इतना घट चुका है कि वो केवल इच्छा कर पा रही है और उन इच्छाओं को भी व्यक्त करने के लिए उससे स्वतंत्रता नहीं है। तो बाकी कविता खुद अपने आप कह रही थी। मैं जी तो मेरे ख्याल से ये जो उसी क्रम की जो कड़ी को जोड़ते हुए साथी राकेश ने अपनी बात रखी कि महिला अपने आप को मतलब एक तरह से असर्ट कर दिया अंतिम में। और मेरे ख्याल से जो विधुष बेटन का ये कार्यक्रम है कि बसंत की ओर, इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि पुरुष साथियों की लिखी हुई कविताएं या खुद की लिखी हुई कविताएं ही पढ़ी जाएं या रचनाएं पढ़ी जाएं, तो मेरे ख्याल से उसका उद्देश्य यही था कि जो फेमिनिज्म है ना, वो मतलब फेमिनिज्म में फेमिनिन आता है तो सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, वो फेमिनिज्म सभी के लिए है। हम अपनी दुनिया की आधी आबादी की बात कर रहे हैं, तो आधी प्रोडक्टिविटी, आधी दुनिया, आधे सिटीजन सब वही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक तरह से गहरा विचार है इस कार्यक्रम के पीछे कि फेमिनिज्म को एक जो खांचा बना दिया गया है कि ठीक है, महिलावादी होना महिला की ठेकेदारी है एक तरह से, या फिर पुरुषों की कुछ जो एकेडमिया है उनकी ठेकेदारी है, तो वो मेरे ख्याल से वो तोड़ने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए की गई थी। तो इसमें साथियों का ये था कि अपनी कविताएं भी सुना सकते हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा संकोच जरूर हो रहा है इतने बड़े नामों के बीच अपनी लिखी हुई कविताएं कुछ सुनाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपनी एक कोशिश है, इसको कृपया पिछली कविताओं के जो विशाल दायरा है उसमें उससे जज न करें इसको। मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कुछ समय अपने ही गांव में एक जो कुछ देखा मैंने अपनी और उससे प्रभावित होकर थोड़ा सा कोशिश किया था लिखने का, तो आपके सामने रखना चाहूंगा। शुक्रिया साथी। तो ये है अपना अपना महिला दिवस करके। तो हरिया की अम्मा बीमार हुई है, नहीं बचेगी शायद। दीपू की ईजा का अर्थ कुमाऊनी में माता होता है, माँ। दीपू की ईजा सिरहाने बैठी है, रमेश की चाची पानी पिलाती है और चंद्रू की घरवाली बिस्तर उलट रही है। देखने आती हैं सभी बुआरियां, यानी बहू है, देखने आती हैं सभी बुआरियां अब और तब, सेवा लगेगी भाई। दिनेश कैसा है बजूना? बजूना मतलब एक तरह से
झपट रहे उसको कि बेकार है तू करके। दिनेश कैसा है बजूना, इजा को देखने भी नहीं आता, कुछ काम ही कर देता, बस नाती है जो आंखें सुजाए बैठा है। एक आदमी तो चाहिए ठहरा, रात बेरात टट्टी पेशाब कराने। मर्द कम ही आते हैं और सभी औरतें गप्पों में लगी हैं। गाय गोबर घर खेत चेलियां ठहरी, चेलियां मतलब लड़कियां, चेलियां ठहरी ही संभालने को, अम्मा तो आशीर्वाद ही देती है बस, और वो औरतें आंसू ही फेंकती हैं बस। तारीख क्या देखते हो, हमारे यहाँ तो हर दुख बीमार काम काज महिला दिवस ही ठहरा। तो यही क्या बात मैंने है। कोशिश किया था कुछ बहुत बढ़िया था, लिखने का, शानदार। कि महिला दिवस को मतलब ये नहीं कि महिला दिवस नहीं मनाना चाहिए, ये नहीं कि मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि आप देखिए तो सही अपने चारों ओर, आपकी जो संस्कृति है, आपका जो सभ्यता है, वो एक तरह से महिलाओं के कंधों पे आपने लादा हुआ है। तो इसी क्रम में मैं सीधे दीपक, साथी दीपक के हवाले माइक करता हूँ कि वो अपनी अगली रचना जो भी उन्होंने छांटी हुई है उसे धन्यवाद सोमेश। हमारे साथ। इसी क्रम में जो अगली कविता है वो मर्दानगी उसका शीर्षक है। आर चेतन क्रांति जो एक नई जनरेशन के कवि के रूप में भी उभर रहे हैं, उनकी कविता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। पहला नियम तो ये था कि औरत रहे औरत, फिर औरत को जन्म देने से बचे औरत। जाने से पहले अक्लिय मर्द ने कहा ये भी, जाने से पहले अक्लिय मर्द ने ये कहा ये भी, मर्दों की ऐशगाह में खिदमत करे औरत। इतनी अदा के साथ जो आए जमीन पर, कैसे भला हो पांव भी रखे जमीन पर। बिस्तर पे हक उसी का था, बिस्तर उसे मिला, खादिम ही जाके बाद में सोए जमीन पर। मतलब जो नौकर है वही सोए जमीन पर, और हम तो बिस्तर में लेटने के लिए आए हैं। बिस्तर पे हक उसी का था, बिस्तर उसे मिला, खादिम ही जाके बाद में सोए जमीन पर। इस तरह खेल सिर्फ ताकतों का रह गया, एहसास का होना था हिकमतों का रह गया। सबको जो चाहिए था वो मर्दों ने ले लिया, सबको जो चाहिए था वो मर्दों ने ले लिया, सबसे जो बच गया वो औरतों का रह गया। यूं मर्द ने जाना कि है मर्दानगी क्या सै, मतलब क्या वो चीज, क्या चीज है मर्दानगी। यूं मर्दों ने जाना कि है मर्दानगी क्या सै, छाती की नाप जांघे का बागपन क्या है। बाहों की मसलियों को जब हुलकारता चला, पीछे से फूल फेंक के देवताओं ने कहा जय। बाद इसके जो भी सांस ले सकता था मर्द था, जो बीच सड़क मूतता हकता था मर्द था, घुटनों के बल जो रेंकता था मर्द था वो भी। पीछे खड़ा जो पांव मसलता था मर्द था, कच्छा पहन के छत पे टहलता था मर्द था, जो बेहिसाब गालियां बकता था मर्द था। बोतल जिसे बिठा के खिलाती थी रात को, बोतल जिसे बिठा के खिलाती थी रात को, पर औरतों को देख किलकता था मर्द था। जो रेप भी कर ले वो मर्द और ज्यादा, फिर कह के बिफर ले वो और मर्द ज्यादा। चलती गली में कूद के दुश्मन की बहन को बाहों में जो भर ले वो मर्द और ज्यादा। मर्दानगी को थाम के बीमार चल पड़े, मर्दानगी को थाम के बीमार चल पड़े, बूढ़े जवान नासिकों लाचार चल पड़े। मर्दानगी की बांस पे ही टांग के झंडे, मर्दानगी की बांस पे टांग के झंडे, करके वतन की देख रेख यार चल पड़े। तो एक तरीके से पूरा व्यंग भी है मर्दानगी पर, जो पितृसत्ता है उस पर। तो मुझे लगता है कि आज के समय में जिस तरीके से मतलब अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके की रेप की घटनाएं हो रही हैं, वो पूरे समाज, एक तरीके से पूरे समाज की ही नाकामी है। जिस तरीके से पितृसत्ता को गढ़ा गया है, मर्दानगी को गढ़ा गया है, तो उसके कंटेक्स्ट में ये कविता बहुत ही शानदार है। तो साथी सोमेश। तो हाँ, तो मेरे ख्याल से भी ये बहुत शानदार कविता है। मैं और जो साथी हमसे जुड़े हैं, आप कमेंट के जरिए हमें अपनी उपस्थिति का भी एहसास करा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का उत्साहवर्धन के लिए। हम आरंभ की ओर से बस इस प्रयास में है कि अपनी समझ बेहतर कर सकें, और जो हमसे जुड़े हैं या
हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमसे प्रभावित होते हैं, हमारे काम से के संपर्क में आते हैं, तो उन्हें भी कोशिश करें कि थोड़ा सा ये समझ बने। तो आप लोग कमेंट के जरिए हमसे जुड़े रहें। तो साथी मुकुल की ओर मैं माइक करना चाहूंगा, सीधे इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए। साथी मुकुल। धन्यवाद साथी। तो जो अगली कविता है उससे पहले जैसा अभी दीपक ने कहा और मर्दानगी के बारे में बताया, तो मर्दानगी क्या है? ये एक तरीके की पैथोलॉजी है, एक रोग की पैथोलॉजी है। तो रोग जो है ये ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है और इसके बहुत से कारण रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हमें देखना होगा कि वर्तमान समय में भी जो विश्व व्यवस्था है, जो पूंजी की व्यवस्था है, उसका भी जो है इस पर प्रभाव रहा है और उसने इस मर्दानगी को और सशक्त किया है। और उसी के बारे में एल सल्वाडोर के कवि हैं रॉब डाल्टन, उन्होंने 1985 में एक बेहद बेहतरीन कविता लिखी है जिसका नाम है बेहतर प्यार के लिए। वो कविता मैं अब आपके सामने पढ़ूंगा। तो सुधा मोहन जी का कमेंट भी आ रहा है कि मर्द के बारे में जो है, तो धन्यवाद सुधा जी, ये सही बात है जो साथी मुकुल ने रखी है। साथी मुकुल सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी ठीक। तो कविता का नाम है बेहतर प्यार के लिए। तो मैं शुरू कर रहा हूं। हर कोई मानता है कि लिंग एक श्रेणी विभाजन है प्रेमियों की दुनिया में। इसी से फूटती हैं शाखाएं कोमलता और क्रूरता की। हर कोई मानता है कि लिंग एक आर्थिक श्रेणी विभाजन है। उदाहरण के लिए आप वेश्यावृत्ति को ही लें, या फैशन को, या अखबार के परिशिष्ट को, जो कि पुरुषों के लिए अलग है और औरतों के लिए अलग। लेकिन मुसीबत तो तब शुरू होती है जब कोई औरत कहती है कि लिंग एक राजनीतिक श्रेणी विभाजन है। ये लाइन में दोबारा पढ़ूंगा। मुसीबत तो तब शुरू होती है जब कोई औरत कहती है कि लिंग एक राजनीतिक श्रेणी विभाजन है। क्योंकि जो ही कोई औरत कहती है कि लिंग एक राजनीतिक श्रेणी विभाजन है, तो वह जैसी है वैसी और औरत होने पर लगा सकती है विराम, और अपने आप की खातिर एक औरत होने की कर सकती है शुरुआत। औरत को एक ऐसी औरत में ढालने का जिसका आधार उसके भीतर की मानवता हो, उसका लिंग नहीं। वो जान सकती है कि नींबू की महक वाला जादुई इत्र और उसकी त्वचा को कामनीयता से सहलाने वाला साबुन वही कंपनी बनाती है जहां बनता है नापाम बम। कि घर के सभी जरूरी काम परिवार के एक ही सामाजिक समुदाय की जिम्मेदारी है। घर के सभी जरूरी काम परिवार के एक ही सामाजिक समुदाय की जिम्मेदारी है। कि लिंग की भिन्नता प्रणय के अंतरंग क्षणों में तभी परवान चढ़ती है जब पर्दा उठ जाता है उन सारे रहस्यों से जो मजबूर करते हैं मुखौटा पहनने पर और पैदा करते हैं आपसी मनमुटाव। तो इस कविता का अनुवाद किया है दिगंबर ने, और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो है शायद सबसे लोकप्रिय नारा रहा है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो एक तरीके से कविता वहीं से उसी को जो है एक तरीके से प्रतिध्वनि इस कविता में उस नारे की हमको सुनाई देती है कि जो पर्सनल है वो राजनीतिक भी है, और वो राजनीति से किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो ये कविता हमको बताती है। साथी सोमेश। हाँ, तो बात साथी मुकुल ने रख दी। मैं वास्तव में जो नीचे झुक के लिख रहा था, मैं एग्जैक्टली यही लाइन लिख रहा था कि पर्सनल वर्सेस प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कि राजनीतिक चेतना जो आती है, तो महिला को लगने लगता है कि यार जिसे आज तक इनने पर्सनल व्यक्तिगत व्यक्तिगत कह के रखा, यार वो तो पूरा पॉलिटिकल है। आप भाई काम करने बाहर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका घर आपको काम करने योग्य कौन बना रहा है? आपको वो कैपेसिटी जो देता है, कैपेबिलिटी जो देता है, क्षमता जो प्रोवाइड कराता है, वो कौन है? वो आपके घर में जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेबर रखा हुआ है, एक तरह से वही है। तो शायद ये किसी की कवि लाइन भी है कि अगर आप जिस दिन घर के काम का हिसाब किताब महिलाएं मांगने लगेंगी, दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ, तो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। तो हाँ, रोजा लक्समबर्ग का है। तो ये साथी मुकुल ने मेरी बात चूंकि पूरी कर दी है कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट में व्यक्तिगत बनाम सार्वजनिक का जो अंतर है, उसको एक तरह से उसको नकारा है, और ये वास्तव में सच है। आप अपने घर को व्यक्तिगत नहीं कह सकते, क्योंकि आप अपने घर में एक तरह से सत्ता चला रहे हैं। और आपका जो पॉलिटिकल है, देखिए, वो भी पेट्रियार्की से त्रस्त है।
आपके संसद को देख लीजिए, आपके जो पब्लिक स्पेसेस देख लीजिए ना, आपके पब्लिक स्पेस में कितनी महिलाएं हैं। चाय की दुकान पे सड़क के किनारे बैठे हुए कितनी महिलाओं को आपने देखा। तो ये पर्सनल वर्सेस प्राइवेट की बात हमें शायद नहीं करनी चाहिए अब, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉलिटिकल बेसिकली। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए साथी राकेश को कार्यक्रम में आगे बुलाना चाहूंगा। साथी राकेश। शुक्रिया साधना मोहन जी, आप हमारा उत्साहवर्धन कर रही हैं बार बार। साथी राकेश। धन्यवाद सोमेश जी। तो अब मैं रामशंकर यादव विद्रोही, जो अपने नाम विद्रोही के नाम से लिखते थे कविताएं और एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते रहे, उनके एक कविता पढ़ रहा हूँ, औरतें। तो जो पिछली कविता पढ़ी थी वो थी वीरेंद्र डंगवाल जी की हम औरतें, और अब है रामशंकर यादव विद्रोही जी की औरतें। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा, और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूंगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिक्रियों को भी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जो दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की होंगी। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी हैं, फिर से जिंदा करूंगा और उनसे बयानात दोबारा कलमकंद करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने 7 बित्ते की देह को 1 बित्ते के आंगन में ता जिंदगी समोए रही और कभी बाहर झांका तक नहीं। और जब बाहर निकली तो वह कहीं उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई है, माँ मेदिनी की तरह। मेदिनी मतलब धरती माँ है वैसे, शाब्दिक अर्थ में। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है, थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सीना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। ये महाराज मर चुके हैं। महारानियां जो अपने सती होने का इंतजाम कर रही हैं, और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियों का क्या करेंगे, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया था, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी, और यह मैं नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। यह कविता अपने आप में एक मुकम्मल बयान जैसा है जो अपनी पूरी बात को स्पष्ट कर रही है। जहां विद्रोही जी शुरुआत से जांच पड़ताल करते हुए बातचीत कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ क्या हुआ और कैसे वह सारा दोष और या सारी जो रीजन है, कारण है, अपने ऊपर ले लेती हैं। लेकिन जब जांच पड़ताल करते हैं तो सच्चाई कुछ और निकलती है। और यहाँ चुनौती भी देते हैं रामशंकर यादव विद्रोही की कि मैं जांच करूंगा इन सब बातों की और मैं देखूंगा ये क्या हुआ। और अंत में एक हिसाब से जैसा कि उनका उपनाम विद्रोही है, वो
उस विद्रोह की बात करते हैं। इस जो अन्याय पर टिकी हुई व्यवस्था है या जो सामाजिक ढांचा है उसे बदलने की बात पर जोर देते हैं। तो बाकी कविता अपने आप सब कुछ कह चुकी है। धन्यवाद। साथियों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सोमेश जी सोमेश जी, आवाज आ रही है। क्या मेरा वीडियो भी साफ है? मेरा एक्चुअली स्क्रीन फ्रीज दिखा रहा है। ठीक। ओके, तो मैं थोड़ा, मेरा स्क्रीन का इशू आ रहा है, फ्रीज हो गई है स्क्रीन। खैर, तो ये दो जो कविताएं हैं, एक तरह से ये यही बताती हैं कि जो पब्लिक वाला हिसाब किताब है, उसमें जब महिलाएं अपने आप को रख रही हैं पूरे दमखम के साथ, तो वो किस तरह से, मतलब महिला एक तरह से निकल के आ रही है और अपने आप को रख रही है। और दूसरा जो विद्रोही जी की कविता है, वो ये इशारा भी करती है कि जो अ, अकेले महिलाओं की लड़ाई नहीं है भाई, ये जो महिला पितृसत्ता के दमन की जिम्मेदारी है, ये विद्रोही जी की, हर कवि की, हर व्यक्ति की, हर संवेदनशील नागरिक की भी है। तो ये एक शानदार कविता है इसमें। तो मैं अपनी एक और कविता आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरी फिर से वही गुजारिशें हैं। ये हाल ही में आजकल के, मतलब एक दो दिन के भीतर ही मैंने एक विचार आया था, एक छोटा सा कुछ चीजें सुनते पढ़ते हुए देख के, तो उसके आधार पर ये कविता लिखी गई है। सॉरी, मेरे वहां स्क्रीन थोड़ा इशू हो गया, तो मैं तब तक। सोमेश जी आप पढ़िए, हम सुन पा रहे हैं। अच्छा, सुन पा रहे? वीडियो भी क्लियर है क्या? वीडियो तो डार्क आ रही है अभी या तो, पहले से? लाइट नहीं अब है। ठीक है। हाँ, आप एक्चुअली पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेरा भी हो गया। ओके, तो अगली मेरी कविता है ये महिला पर लिखी हुई है। एक कोशिश की थी, अभी मैंने रफ एक ड्राफ्ट है, तो मैं कोशिश करता हूँ। मुलायम स्पर्श, कोमलता और प्रेम, दूध सी उजली सफेद सुंदर प्रेमिका, और पूरे बदन संस्कारों से ढके हुए, और पूरे बदन संस्कारों से ढके हुए। टीवी या विज्ञापन वाली यही तस्वीर दिखती है ना स्त्री सुनते ही। टीवी या विज्ञापन वाली यही तस्वीर दिखती है ना स्त्री सुनते ही। खेत में चलने से फटी हुई एड़ियां नहीं दिखती, हाथों का खुरदुरापन नहीं दिखता, नहीं दिखती 8 घंटे ऑफिशियल्स आवर्स के जमाने में 16 घंटे काम करने वाली औरत, नहीं दिखती 8 घंटे ऑफिशियल्स आवर्स के जमाने में 16 घंटे काम करने वाली औरत, मगर यही दिखती है ना बेचारी स्त्री सुनते ही। मगर यही दिखती है ना बेचारी स्त्री सुनते ही। बेधड़क लड़ते नहीं दिखती, सड़कों पर भागते दौड़ते नहीं दिखती, तू का जवाब तू में देते नहीं दिखती। एक अम्मा कहती थी, एक दादी कहती थी, अच्छी लड़की दांत नहीं दिखाती। दांत दिखाकर हंसते हुए नहीं दिखती ना स्त्री, मगर यही दिखती है ना खतरनाक औरत कहते हैं। मगर यही दिखती है ना खतरनाक औरत सुनते हैं। अब बताओ, हाँ अब बताओ, पुरुष सुनकर क्या नहीं दिखता? बताइए, पुरुष सुनकर क्या क्या नहीं दिखता? मालूम लगा कि तुम्हारी उपमाएं भोथरी हैं और तुम्हारे विशेषण खोखले। तुमने लक्ष्मण रेखा खींची और उसे आजाद कर दिया उसके भीतर। तुमने लक्ष्मण रेखा खींची और उसे आजाद कह दिया उसके भीतर। वो किसी तरह पार हुई, उसके जिस्म को लाद दिया अपनी इज्जत के बोझ से। उसके जिस्म को लाद दिया अपनी इज्जत के बोझ से। वो फिर भी दौड़ पड़ी, फिर ढाल दिए सांचे, उसे अच्छी से बदचलन, सौम्य से खतरनाक में फुदकने को। उसे अच्छी से बदचलन, सौम्य से खतरनाक में फुदकने को। अब जब वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे बराबर चलने लगी है, अब जब वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे बराबर चलने लगी है, तुम्हें डर है कि अपना आखिरी उपनिवेश भी तुम खो दोगे। तुम्हें डर है कि अपना आखिरी उपनिवेश भी खो दोगे। और खबरदार, इतिहास तुम्हारे डर की पुष्टि करता। और खबरदार, इतिहास तुम्हारे डर की पुष्टि करता। तो बेहतरीन, ये मैंने लिखने की बेहतरीन, कोशिश की शानदार। थी। बेहतरीन कविता। शुक्रिया साथी। तो
मैं अपनी बात इसी कविता के जरिए बोलने की कोशिश की थी कि एक मतलब असर्ट करना कितना जरूरी है। मजाज साहब की दो पंक्तियां हैं शायद, वो मेरे ख्याल से सभी ने सुनी होगी कि तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत ही खूब है, लेकिन उसका एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो वो परचम अब बनने लगा है। तो जो हम प्रिमिटिव पहले सदी की जो बुराइयां थी, कोख में लड़ने की, जो कोख से ही लड़ाई की शुरुआत से साथी मुकेश ने शुरुआत की थी, हम यहाँ संघर्ष तक पहुंचे हैं। तो अब ये जो सिस्टम है ये हिलने लगा है। आवाजें आपको टीवी पे, अपने टीवी शोज पे, चैनल्स पे आपको कहीं ना कहीं दिखता होगा इसका जो अंदर का खौफ है, डर है समाज का, कि समाज के ताने बाने का डर, समाज के खौफ टूट जाने का डर। ये सब आपको उसके एक साइड इफेक्ट या उसका जो एक जो क्रांति रेवोल्यूशन आ रहा है उसकी ओर इशारा करता है। तो इसी क्रम में मैं अपनी बात रखने के लिए साथी राकेश को फिर से बुलाऊंगा। साथी राकेश अपनी बात रखें। धन्यवाद सोमेश दा। तो जो पिछली कविताओं का क्रम रहा है, जैसा सोमेश दा बता रहे हैं, तो अगली जो कविता है वो राजेश जोशी जी की है, जो महिलाओं की इसी भागीदारी पर समर्पित है। तो कविता का नाम है रैली में स्त्रियां। एक व्यस्त सड़क पर वे दो दो की कतार पर चल रही हैं, नारे लगाती हुई। सारा यातायात रुका हुआ सा है। पुलिस के जवान बार बार उन्हें सड़क के किनारे की ओर धकेलकर कारों और स्कूटरों से निकलने के लिए जगह बना रहे हैं। वे अपना घर द्वार, चूल्हा चौका और न जाने कितने कामकाज छोड़कर आई हैं आज। कुछ स्त्रियों की गोद में उनके दूध पीते बच्चे हैं, जो बीच बीच में कुनमुनाने लगते हैं। कुछ के साथ थोड़े बड़े बच्चे उनकी साड़ी का छोर पकड़कर चल रहे हैं। पैदल चलते चलते बीच बीच में जब थक जाते हैं तो गोद में उठाने के लिए मचलने लगते हैं। पसीने से भीगे उनके तंबाई चेहरों को रौंदती थकान के पीछे छिपी उनकी चिंताएं, दुख और आशंकाएं बीच बीच में कौंध जाती हैं। कुछ स्त्रियां अपनी छोटी छोटी बच्चियों को घर पर छोड़कर आई हैं। जिन बच्चियों ने अभी अभी सीखा है रोटी डालना, एक दुश्चिंता मन में हुक की तरह उठती है और उनकी पनीली आंखों में बार बार तैर जाती है कि रोटी सेकते हाथ न जला लिया हो बेटी ने, कि कहीं बिना बात न पीटा हो बेटी को उसके शराबी पिता ने, कि सुबह से ही कहीं कलारी पर न जा बैठा हो उनका आदमी। कितनी ही बातें मथ रही हैं उनके मन को, पर वे चल रही हैं रैली में लगातार, नारे लगाती हुई, मुट्ठियां हवा में उठाती हुई, बगल या पीठ पर से फट चुके अपने पोलकों से बेखबर। उनका तार कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी साथ चलते या गोदी में लदे बच्चे को की भूख और थकान का ख्याल उन्हें बेचैन कर देता है। रैली जब कहीं रुकती है तो किसी आड़ का सहारा लेकर भूख से बेहाल बच्चे को वे दूध पिलाने लगती हैं। लेकिन जैसे ही रैली आगे खिसकती है वे उठती हैं और फिर चलने लगती हैं। नारों के बीच कभी कभी आपस में बतियाने लगती हैं, अगल बगल चलती स्त्रियों से। कोई गाने की एक पंक्ति उठाता है तो वे सुर में सुर मिलाकर गाने लगती हैं। रैली में चलती स्त्रियां आसमान की ओर देखकर समय का अनुमान लगाने की कोशिश करती हैं। कहीं कभी तो कुछ बेहतर होगा उनके जीवन में, यही सोचकर घर द्वार छोड़कर इस शहर तक आई हैं ये स्त्रियां। थक चुकी हैं बुरी तरह, पर थकी नहीं है उनके हौसले। थकान को परास्त करती उनकी आवाज शहर के शोर को बार बार चीर देती है बीच से। रैली में चलती स्त्री जैसे ब्रह्मांड में अनथक चलती हुई पृथ्वी को देखना है। बाहर वह जितनी दिख रही हैं उससे उसके सामने और उसके भीतर मची उथल पुथल का अनुमान लगाना नामुमकिन है। उनकी आंख में असमय चला आया आंसू उनकी हार का नहीं, उनके गुस्से का बांध दरक जाने का संकेत है। तो ये एक शानदार कविता है राजेश जोशी जी द्वारा लिखी हुई, और
जैसा कि पिछली रमाशंकर यादव जी की कविता की बात थी, ये कविता अपने आप में महिलाओं की भागीदारी को बयान कर रही है कि कोई महिलाएं अगर किसी रैली में या किसी आंदोलन में भागीदारी करती हैं तो अपनी चिंताओं को भी उसके साथ लेकर चलती हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं। और एक कविता की एक खास बात यह है कि ये केवल भागीदारी की भी बात नहीं कर रही है, बल्कि जो महिला के घर का माहौल है, उसका पति शराबी है, उसकी बेटियां घर में हैं, उसे घर की चिंताएं घर कर रखी हैं कि ये हालत है, उसका पति शराबी है, कहीं बेटियों को पीट न दे या गुस्सा न करे, या अभी उसका पति कहाँ होगा। और साथ में जो उनके बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है जो दूध पीता हुआ बच्चा है, और एक थोड़ा बड़ा बच्चा है, और दोनों की भूख की चिंताएं उस महिला को घेरे हुई है, लेकिन फिर भी वो रैली में लगातार प्रतिभाग कर रही हैं, अपने संघर्ष को दर्ज करा रही हैं। तो ये अपने आप में ये कविता बयान करती है कि महिला जब किसी संघर्ष में कूदती है तो केवल वह उस रैली में चलना या नारे लगाना इतना ही उनका संघर्ष नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, जो परिवार को अभी पीछे अपने घर छोड़कर आई हैं, वो चिंताएं भी उसके दिमाग में उस समय पर हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ रही है क्योंकि वो देखना चाहती है वो कल जो उनके लिए और बेहतर समय लेकर आए, जो उनकी कंडीशन को और सुधारे। और जिस तरह से राजेश जोशी इस कविता को अंत करते हैं कि ये काफी शानदार 3 लाइनें हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। उनकी आंख में असमय चलाया आंसू, उनकी हार का नहीं, उनके गुस्से के बाद का दरक जाने का संकेत है। तो ये कविता बाकी जैसा सोमेश दा ने पहले भी कहा था कि एक लय के रूप में जैसे महिलाओं की भागीदारी वाली बात है, तो ये कविता उसी की द्योतक है। तो ये जो कविता है ये बहुत बेहतरीन इस सेंस में भी है कि जो हमारी बात शुरू हुई थी उसको एक मुकाम तक ले जाने में सफल हो पा रही है कि मतलब स्त्रियों का जो दायरा है ना वो अब आपके जो घर के कैबिनेट का दायरा नहीं रह गया, वो दायरा बहुत पूरा खुल चुका है, वो कोई खांचा नहीं रह गया जिसमें उनको फिट बैठाना है, वो खुल चुका है। लेकिन एक जो बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस की इसमें, वो देखिए कई बार जो स्वयं को स्त्रीवादी या महिलावादी भी कहते हैं वो भी अक्सर ये भूल बैठते हैं कि महिलाओं को महिला पुरुष समानता के बोलने के चक्कर में हम कई बार जो पुरुष का जो समाज बना हुआ है, एक पुरुषों की जो दुनिया बनी हुई है जिसमें पुरुष युद्ध करते हैं, जिसमें पुरुष अपने आप को असर्ट करते हैं बहुत स्ट्रांगली, जिसमें पुरुष डिबेट करते हैं बहुत फियर्सली, उसको ही समझ बैठते हैं। और अक्सर जो संवेदनाएं, प्रेम या जिसको फेमिनिन महिलाओं का गुण कह दिया गया है, हम उसको अक्सर एक दोयम दर्जे की नजर से देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ये कविता चली है वो लड़ाई ये है कि जो दर्जे, ये जो संवेदनाएं हैं, ये जो फीलिंग्स है, जो सॉफ्टनेस है, इसको भी ध्यान में रखा जाए। बस ये जरूरी है कि ये महिलाओं के ही रेलम में, महिलाओं के सर पे न डाल दीजिए आप इसको भी। महिलाओं से लेकर पुरुषों में बांटना इस दुनिया को, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि महिला पुरुष नहीं कहूंगा, मैं मर्द कहूंगा कि एक कहीं पढ़ा था ना कि पैदा तो लड़के लड़कियां होते हैं, मर्द और औरत उन्हें बना दिया जाता है। तो वही है कि जो मर्द और औरत बनाना है ना वो ना हो। तो ये जो गुण है, ये जो अच्छी चीजें हैं, सॉफ्टनेस, प्रेम, व्यवहार, इसको हम रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका पुनर्वितरण बहुत जरूरी हो गया पूरे समाज में। तो ये कविता उसको, हमारी बात को, जो प्रिमिटिव लड़ाइयाँ थी वहां से लेकर सड़क में जो हाथ में शक्तिशाली तौर पर बातें रख रही है महिला, उसको ले जाती है। तो एक हम यहाँ पहुंचे हैं कि महिला अब किसी भी सड़क पे चल सकती है, किसी भी दुनिया में चल सकती है, उसकी पूरी दुनिया जहान है। लेकिन क्या उसकी संवेदनाएं हैं, क्या उसके डर हैं, या फिर किस तरह से ये दुनिया उसको देखती है? तो हमारे साथी विपुल भी कविताएं लिखते हैं। तो साथी विपुल ने हमने एक बार सुनी थी इनके मुंह से भी, तो बेहतरीन कविता लगी थी। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि वो जो इन्होंने जो एक लिमिटेड दायरा है उससे बाहर महिला के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, या फिर इन जनरल, मतलब सिर्फ बहुत सारे मुद्दों को लेती ये कविता है। साथी विपुल की ओर मैं माइक बढ़ाऊंगा, साथी विपुल अपनी बात रख सकते हैं। तो धन्यवाद सुमेश भाई। तो मैं अपनी कविता कहूँ उससे पहले मुझे कल पोस्टर आया था, वो उसमें जो लिखी हुई बात है वो मैं बोलना चाहूंगा। औरतें बहुत भली होती हैं जब तक वे आपकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। औरतें बहुत बुरी होती हैं जब वो सोचने समझने और खड़ी होकर बोलने लगती हैं।
ये कुंवर रविंद्र की एक लाइन है जो असर्शन है वुमन का, जैसे ही कोई वो लेडी या कोई वुमन अपने आप को असर्ट करने लग जाती है तो कैसे ही वो विलन बन जाती है, जो कि क्रमक चल ही रहा है हमारी डिस्कशन में, उसको काफी अच्छे से एक छोटे से सेंटेंस में उन्होंने इसको रख दिया है। तो अभी तक जो बात चल रही है वो ये बता रही है कि कैसे पैट्रियार्की जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल फीमेल्स के लिए गलत है, वो मेल्स के लिए भी गलत है। जो कल्चर है, जो मेल भी, जो आप हर चीज को अपना बनाने की, जो प्रॉपर्टी बनाने की चाहत है, हर चीज को आप, जो युद्ध होते हैं वो बेसिकली प्रॉपर्टी के लिए होते हैं। आप हर चीज को अपना बना के अपना नाम दे देना चाहते हैं, आप उसको जानना नहीं चाहते हैं कि वो चीज क्या है। जैसे आप अगर वही चीज आप प्रेम में नहीं समझते हैं। जब आप किसी को प्रेम करते हैं, जो पुरुष, वो उसको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, ये देखा जाता है। तो मैंने उस क्रमश में ही उसी सोच के साथ ये कविता लिखी थी। अब मैं ये सुमेश भाई की तरह मैं भी ये कहना चाहूंगा कि ये गुस्ताखी है इस कार्यक्रम में, क्योंकि जो कविताएं यहाँ बोली जा रही हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन क्योंकि मंच मिला है तो मैं बोल देता हूँ। तो मैंने ये कविता लिखी तो मैंने ये कविता लिखी थी दिल्ली के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली काफी साल रहा हूँ और मुझे दिल्ली काफी पसंद है, मतलब दिल्ली जो शहर है, और मैं इस कविता में दिल्ली को एक नारी की तरह देखता हूँ। तो और कैसे हम लोगों ने उसके साथ जो किया है वो गलत किया है, तो उस सेंस में है ये। तो मैं अपनी गुस्ताखी शुरू करता हूँ। दिल्ली, तुम दुष्ट हो, तुम्हारा व्यवहार अत्यंत अशिष्ट है। तुम लोगों से छीन लेती हो उनकी मासूमियत, उनकी नेक दिली, और मोड़ देती हो उन्हें क्रूरता की ओर। ले आती हो तुम हर मौसम नई बीमारी, या परोस देती हो कुछ बीते साल की ही। तुम्हारे कुतुब मीनार से ज्यादा प्रसिद्ध हैं तुम्हारे कूड़े के पहाड़। तुम कोई सपनों की जगह नहीं हो दिल्ली, तुम्हारे लिए भी दिल्ली अभी दूर है दिल्ली। पर कुछ तो हुआ होगा भयावह तुम्हारे साथ कि हो गई हो इतनी निर्मम तुम। बचपन में तो तुम भी रही होगी चंचल, तुम्हारी रगों में बहा करता होगा स्वच्छ यमुना का जल। हंसते हुए जब भागा करती होगी तुम, तो ठंडी हवा के निरंतर झोंके बहते होंगे। जब जवान हुई तुम तो ना जाने कितने वीर पराक्रमी आए तुम्हारे स्वभाव के आवेग में, और ना जाने कितनों ने त्याग दिए प्राण तुम्हारे तथ्य की अभिलाषा में। पर लगता है छला गया है तुम्हें एक नहीं अनेक बार। तुम्हारे देह में दिलचस्पी तो ली बहुतों ने, मगर उनमें से कितनों ने भांपा है तुम्हारे हृदय की गहराई को। कितने प्रेम से करती हो तुम सबकी अगवानी आज भी, लेकिन तुम्हारे सारे प्रेमी रहे हैं बहुत ही संकालू। रखना चाहा है तुम्हें उन्होंने अपने कब्जे में। क्या इसी वजह से रूठ गई हो तुम दिल्ली? लेकिन तुम मन से तो बुरी नहीं दिल्ली, आज भी लाखों की संख्या में आते हैं तुम्हारे द्वार पर बच्चे तुम्हारी चारों तरफ फैली बहनों के। पता नहीं कैसे, मगर आज भी तुम बैठाती हो सामंजस्य और देती हो उन्हें स्थान कहीं ना कहीं। खास प्रेम है तुम्हें विद्यार्थियों से, शोधार्थियों से, उन्हें तुम देती हो जगह अपने सबसे खास कोनों में। तुम भले ही सपनों की नगरी नहीं हो दिल्ली, पर कुछ तो होगा की परिभाषा तो हो ही। पर तुम्हारी कंठा तुम में जहर घोल रही है दिल्ली, और ये जहर मार रहा है पहले तुम्हारी आत्मा रहे मजदूरों को, संसाधनहीन वर्गों को। क्या यही चाहती हो क्या तुम दिल्ली? याद है तुमने लिया था अविवाहिता रहने का प्रण, कहते हुए कि मैं किसी एक की होके नहीं रह सकती। ना मैं पंजाबियों की हूं, ना मैं बिहारियों की हूं, ना मैं हिंदुओं की हूं, ना मुसलमानों की। मुझे प्रेम है बराबर सबसे, मेरे घर में स्वागत है सभी का। क्या कोई ऐसी क्रूरता दिखाता है दिल्ली स्वागत के बाद मेजबानी में? मुझे आज भी तुम पे यकीन है दिल्ली कि फिर से जीने लगोगी तुम। तुम्हारी किलकारी से भर जाएगा ये आकाश और बढ़ जाएगा सावन का काल। लेकिन उसके लिए हमने जीतना होगा तुम्हारा विश्वास, अपनाना होगा तुम्हें वैसे ही जैसे अपनाया है हमने अपनी जन्मभूमि को। छोड़नी पड़ेगी हमने तुम्हारे निरंतर शोषण की ये आदत, और आदर करना पड़ेगा तुम्हारी सीमाओं का, इच्छाओं का। फिर शायद एक दिन जागोगी तुम लिए हुए मुख पे एक प्यारी सी मुस्कान, और फिर तुम और हम हाथ पकड़कर यूं उड़ेंगे जैसे हो ही ना कोई रुकावट की दीवार। तो ये
थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन हाँ, मैं सुमेश के पास दोबारा से ये बेहतरीन साथी, तो शानदार है। मतलब इसमें मुझे बहुत खूबसूरत बात ये लगी कि मतलब आपने शहर के उसमें जो स्वच्छंदता, उत्सृंखलता, या मतलब जो भी उपमान दिए हैं शहर को और एक स्त्री को मिलाते हुए, जोड़ते हुए, कि वो मतलब एक स्वतंत्रता की और उसकी जो चाहत है और उसे रोकने की कोशिश है, जो बांधने की, या हमने किसी तरह से उसको एक, क्योंकि करप्ट कहना थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि पुरुषसत्तात्मक सेंस में करप्ट का मतलब हमारा अक्सर बहुत ही दूसरे सेंस में लिया जाता है महिलाओं के लिए, लेकिन जो हमारी कोशिश है उसको एक तरह से लेट डाउन करने की, पीछे खींचने की, उस पे भी सवाल उठाया साथी विपुल ने। तो मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत रचना थी हमारी इस सेशन को खत्म करने के लिए, अंतिम पड़ाव की ओर ले जाने के लिए। मैं अपने साथियों को, सहमत। किसी को, अभी साथी दीक्षा का भी कमेंट आया था एक कि एक दीक्षा का एक कोई कमेंट था कि अपनी फेमिनिटी को, टू एक्सप्लोर योर फेमिनिटी इज अ ब्रेव थिंग टू डू। तो मेरे ख्याल से इसकी हमें सबको जरूरत है। एक शहर को फेमिनीन होने की जरूरत है, एक मर्द को फेमिनीन होने की जरूरत है। तो जब हम कहते हैं कि भाई मर्दों की दुनिया में औरतों को भी आने दो, तो हमें ये भी कहना है कि औरत तुम भी, मर्द तुम भी औरत की दुनिया में जाने की कोशिश करो, तो बीच में आके कहीं हम मिलेंगे। तो हौसले बहुत दमदार होने चाहिए, महिलाओं के नहीं, पुरुषों के भी, दोनों के, क्योंकि लड़ाई दोनों की है। देखिए, कोख से हम शुरू करते हैं, जब हमारी साथी मुकेश ने कविता शुरू की थी, तो कोख से लड़ाई शुरू हो जाती है, और अब आज जो सड़कों पे जो लड़ाई है, बेहतरीन जो सड़क पे लड़ाई हो रही है, वो कंक्लूड करने तक हम देखते हैं कि एक संघर्ष का इतिहास रहा है। और इसमें जो भी ये कविता है, जो भी ये रचना है, ये पुरुष लेखकों द्वारा लिखी गई है। तो उसमें दिखता है कि ये लड़ाई साझा लड़ाई है, और साझा ही लड़कर कुछ हमें मिलेगा। तो मेरे साथियों से स्वागत है कि अगर कोई आपको लाइनें, पंक्तियां याद आ रही हो इसी संदर्भ में, अपने प्रिय कोई भी, तो आप बोल सकते हैं हमारे साथी को, कोई भी। फिर हम कंक्लूजन की ओर ले जाते हैं। सुमेश भाई, मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, मंटो की है। जी जी, मेरे बिल्कुल। को पूरा कोटेशन क्लियरली तो याद नहीं है, लेकिन उसका सेंस कुछ इस तरह है, इस तरह है कि जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि औरत क्या चीज है, वो पहले ये समझ लें कि औरत चीज नहीं है। तो अगर आप ये समझ लें कि औरत चीज नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं है जो आप उसको एक तरीके से ओन कर लेंगे, जो कि हमारी सोसाइटी हमसे करवाती है, तो ये बहुत मतलब एक जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, मतलब हाँ, महिला का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है। देखिए, आप जब टीवी में देखते हैं ना, वो जो आजकल एक भोजपुरी गाना कहीं सुन रहा था, वो 36 32 34, मतलब एक बॉडी का मेजरमेंट आप करते हैं, या टीवी शोज हैं आपके, जो ड्रेस कोड जो पुरुषों ने तय किया हुआ है एक तरह से महिलाओं के लिए, वो भले ही मतलब पूरी तरह से साड़ियों में लदा कदा हो, या फिर बिल्कुल बॉलीवुड या हॉलीवुड तय करता है कि 2 पीस 3 पीस बिकिनीज वगैरह में, तो ये सब मतलब पितृसत्ता के मार्क छोड़ती है। तो क्यों ना आजाद छोड़े, एक्सप्लोर करने को आप छोड़िए ना, कि मतलब जो पहना आप पहनिए। आप आपकी न तो उत्तेजना कपड़ों से तय होनी चाहिए, आपकी जो लैंगिक उत्तेजना है, डिजायर्स आपके कपड़ों से ना है, ना आपके संस्कार कपड़ों से। आपने आज तक मतलब कितनों ने, कई संस्थाएं, संगठन, ये कई टीम्स वगैरह, कई संघ वगैरह जो हैं, निक्कर में घूमते हैं भाई, क्या आपको उनको निक्कर में देखे कभी उत्तेजना जागी? तो ये महिलाओं के लिए भी लागू होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा ही एक महेश जी की एक कविता की कुछ मैंने कभी पढ़ी थी, वो शेयर की थी, बट याद नहीं है उसकी जो एसेंस था। बेसिकली ये था कि हमारी जो औरतें हैं जंगल में जाती हैं, जब वाइल्ड से लड़ रही हैं वहां पे जंगल में घास काटने, या फिर जब भी जा रही है तो बिल्कुल निर्भीक होके आपने जा रही हैं वहां पे, लेकिन जैसे शहर में आती हैं, यानी कि जो आपने सिविलाइजेशन रची हुई है, तो वहां आते ही वो एक तरह से डर जाते हैं। तो आप देखिए, अपनी सिविल, आप जंगली एक गाली समझते हैं, लेकिन आपकी जो सिविलाइजेशन है वो जंगल से भी ज्यादा भयानक है। तो उसको आप कम से कम लाइए। और खासकर जो संस्कृति का बोझ, जो कल्चर, मेरे को एक और चीज आखिर में बात जोड़ूंगा मैं, साथ ही कोई कमेंट इसमें करना चाहे तो कर सकते हैं, कि जो संस्कृति का बोझ है ना, मतलब जो हमारी संस्कृति का बोझ औरत के कंधे पे डाला गया, मुझे मेरे ख्याल से, कि ठीक है, आपने, औरत ने पड़ोस में जाके गप मारनी है ताकि रिश्ते बने रहे, सब महिलाओं संभालना है रिश्ते नाते, कल्चरल प्रोग्राम्स में
देखिए ना, मतलब जितनी भी रतेली घरे त्यार व्यार रतेली घरेली जो भी होती है चीजें महिलाएं होती हैं, और चांचरियां, ड्रेस परिधान जो है महिलाओं के हैं, पुरुषों के लोग कुछ ही होते हैं और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इसको भी, ये बोझ भी अपने कंधे में लेके देखिए ना, तो तब जाके ये वास्तव में फेमिनिज्म की जो सक्सेस होगी तब जाके की। तो बाकी मैं साथी, एक बात ऐड करना चाहूंगा सुमेश भाई आपकी बात पे। तो जो एक जहप होती है एक स्त्री के साथ एसोसिएटेड, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हम एक ही साथ बड़े होते हैं, मेरी बहनें हैं, हम एक ही साथ बड़े होते हैं, कब उनके अंदर वो जहप आ जाती है जो मतलब एक ही पेरेंटिंग में आपको समझ में भी नहीं आता कि आप पैट्रियार्की आपको कैसे इफेक्ट कर रही है। मैं एक उदाहरण के लिए देना चाहूंगा कि मेरी ही बहन है, वो काफी अच्छे तरीके से मतलब वो काफी पढ़ी लिखी है या ये सब चीजें उसने करी हुई है, लेकिन जब उसको कार चलाने वो सीखने जाती है तो उसे बहुत डर लगता है कार चलाने में रोड में, जो कि मेरे साथ नहीं है। मतलब या जब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारी आवश्यक चीजें हैं कि आप अगर गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी की मदद के जा सकते हैं, तो ये बहुत आपको स्वतंत्रता देती है, एक छोटी सी चीज ये गाड़ी चलाना। लेकिन वो सीखना हमारे लिए बहुत आसान है, जबकि जो हमारी बहनें हैं मतलब वो उनके लिए वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके बचपन में ही उनके अंदर वो चीज डाली गई है, वो जो झेप है उनके अंदर, भले वो कितना क्वालिफाइड हो जाए, भले वो आप वो कितना एक तरीके से वो ना हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको दूर कर पा रहा है ना, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ कि वो कैसे दूर होगा। मतलब वो बहुत बड़ा है, वो जो फैक्टर है कॉन्फिडेंस का, जो सामाजिक सोशल कॉन्फिडेंस है उनमें, वो काफी कम है मतलब अभी भी, दुर्भाग्य से। तो मेरे ख्याल से वही जो महेश जी की पंक्तियां थी कि मतलब पब्लिक स्पेस जो है आपने पूरी तरह से छीना हुआ है, तो वो मुझे रेलेवेंट लगता है। तो कोई साथी अगर कंक्लूडिंग रिमार्क कोई करना चाहे या फिर कोई रचना सुनाना चाहे तो सुना सकता है, छोटी सी एक दो लाइन की, फिर हम कंक्लूड करते हैं कार्यक्रम। टाइम ये मजाज लखनवी जी के मतलब आप सबने सुनी ही होगी, ऐसे बिल्कुल नौजवान खातून से उनकी बिल्कुल लिखी साथी। हुई एक है नज्म है, तो 2 लाइनें थी, आपने सुनी होगी वैसे। तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो बिल्कुल क्या मशहूर लाइनें हैं इस उसकी, लेकिन मुझे लगता है प्रासंगिक भी है और आज के समय की जरूरत भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और धन्यवाद। ये जो जी मुकुल जो साथी। आज का प्रोग्राम भी रहा है उसकी एक तरीके से जो सेंट्रल थीम है वो भी इसी के अराउंड है कि ये जो लड़ाई है ये साझी लड़ाई, ये अकेले महिलाओं की लड़ाई नहीं है, और इस बंधन में पुरुष भी हैं बिल्कुल विभिन्न रूपों में। तो जो मैस्कुलिनिटी का आइडिया अपने आप में है, तो वो भी कितना ज्यादा जो है पुरुषों को पकड़े हुए, तो उस बात को भी हमें समझना है, और उसको और महिलाओं की और पुरुषों की स्ट्रगल जो है एक साथ आगे बढ़े, तभी जो है कुछ हो सकता है। तो इसके लिए जो है, और जो हम बराबरी समता मूलक समाज की बात करते हैं, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण अपने आप में ये आयोजन बन जाता है इस रूप में कि सभी पुरुष यहाँ पर पुरुषों की कविताएं पढ़ रहे हैं और महिला मुद्दों पर पढ़ रहे हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से शोषित है। तो पुरुषों को भी आगे आना होगा, ये बात हमको समझने की जरूरत है। हमारी जो प्रिविलेज है उसको हमें यूज करना होगा, और जो है एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए हम इसी रूप में जो है आगे बढ़े, यही हमारा जो है आगे का रास्ता हो सकता है। साथी सोमेश। बिल्कुल। तो ये इस कार्यक्रम का हम समापन की ओर है। तो हमने देखा ये जो साझी लड़ाई है, हम सभी मिलकर लड़ेंगे तो बेहतरीन। हम कई बार साथी लोग मिलके हम पाठ करते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ। मिलकर हाथ। ठीक है, तो साथियों हम मिलकर अपने बोझ कार्यक्रम उठाना। मिलकर, तो मिलकर मैं कुछ यही इसलिए रुक रहा था कि कोई पूरी कर दे मेरी लाइन। माइक माइक मिलकर बोझ उठाना है। ओके ओके ठीक है। तो साथियों हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जो बातें की हैं हम सभी उससे जुड़े हुए हैं और अंदर तक भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे कभी किसी से संवाद भी इस बारे में हो, तो सभी साथियों का जो हम को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो आरंभ स्टडी सर्कल के फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको विधुष बेटन के पेज पर कहीं इससे पहले मिल जाएगा। इसी कार्यक्रम में कल सभी साथियों से निवेदन है जो हमें सुन या देख पा रहे हैं, तो कल 12 बजे इसी की कड़ी में बजरंग बिहारी तिवारी जी का जो कार्यक्रम है, उसकी उनकी जो रचना, उनकी जो प्रस्तुति है, वो जो जिस मुद्दे पर बात रखेंगे, सबकी मुक्ति की चाह, दलित
स्त्रीवाद पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरे ख्याल से इसमें आप एक इंटरसेक्शनैलिटी का एक बहुत बड़ा लिटरेचर है, साहित्य की। मतलब स्त्रीवाद देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि स्त्रीवाद अपर कास्ट में कोई महिला पीड़ित है उस चीज को देख रहे, तो वो नहीं है। देखिए, आप हर कास्ट, हर क्लास, हर रेस में आप उसको देखना पड़ेगा, हर जगह उसको देखना पड़ेगा। यानी कि जो महिला स्त्रीवाद है वो हर मुद्दे को, हर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दे को काटते हुए चलता है, उसके इंटरसेक्शन में चलता है। तो ये दलित स्त्रीवाद की जो बात है हमें सुननी चाहिए, क्योंकि एक दलित, एक दमित होना अलग बात है, यानी कि एक माइनॉरिटी होना या एक तरह से डिप्रेस्ड होना अलग बात है, लेकिन डिप्रेस्ड अमंग डिप्रेस्ड होना और अलग बात। तो कल 12 बजे सभी से उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के लिए जुड़ेंगे। विधुष बेटन पेज का बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लगातार बने रही। उम्मीद है इसी तरह से कार्यक्रमों का हिस्सा हम बन पाएंगे और बहुत सारे नए साथियों को हम जान पाएंगे, जुड़ पाएंगे। तो विधुष बेटन की इस कोशिश को हम सभी सलाम करते हैं। शुक्रिया आपका। आपसे ये किसी न किसी रूप में हम, जी साथी, कोई तो हम किसी न किसी रूप से मिलना चाहेंगे, कभी न कभी जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद समझ में। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद सभी का।